हेलो बच्चों। आज जो हम पाठ लेकर आए हैं उसका नाम है जूझ और इसके लेखक हैं आनंद यादव। आनंद यादव जी मराठी भाषा के बहुत ही अच्छे लेखक हैं। जूझ शब्द का अर्थ हम सबसे पहले जान लें, यानी पाठ का शीर्षक। क्योंकि इस पाठ में आनंद अर्थात स्वयं लेखक ने अनपढ़ रहकर खेतों और पशुओं की देखभाल करने का काम करने की बजाय स्कूल जाकर पढ़ने के लिए अपने दादा की इच्छा के विरुद्ध जाने का साहस किया, यानी कि उन्होंने पढ़ने के लिए संघर्ष किया। इसलिए इस पाठ का नाम जूझ है। यह उनकी आत्मकथा का एक अंश है। तो आइए आज सुनते हैं इसका सारांश। यह अंश लेखक के बहुचर्चित आत्मकथात्मक उपन्यास का है। यह एक किशोर के देखे और भोगे हुए गंवई यानी गांव के जीवन के खुरदुरे यथार्थ और उसके रंगारंग परिवेश की विश्वसनीय जीवंत गाथा है, यानी कि कहानी है। इस अंश में हर स्थिति में पढ़ने की लालसा लिए धीरे धीरे साहित्य, संगीत और अन्य विषयों की ओर बढ़ते किशोर के कदमों की आकुल आहट है। तो शुरू करते हैं। लेखक के पिता ने उसे पाठशाला जाने से रोक दिया तथा खेती के काम में लगा दिया। उसका मन पाठशाला जाने के लिए तड़पता था, परंतु वह पिता से कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखता था। उसे पिटाई का डर था। उसे विश्वास था कि खेती से कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि क्रमशः जो खेती थी वो कम होती गई। इससे मिलने वाला जो लाभ था वो घट रहा था। पढ़ने के बाद नौकरी लगने पर उसके पास कुछ पैसे आ जाएंगे, उसका सोचना ये था। दिवाली के बाद ईख यानी गन्ना पेरने के लिए कोल्हू चलाया जाता था, क्योंकि उसके पिता को सबसे पहले गुड़ बेचना होता था ताकि अधिक कीमत मिल सके। हालांकि पहले ईख काटने से उसमें रस कम निकलता था। इस साल भी लेखक के पिता ने जल्दी कार्य शुरू किया। अतः यानी कि गन्ना जो कटाई का था और गन्ने के बाद जो गुड़ निकलता है उसका काम पहले ही संपन्न हो गया। एक दिन लेखक धूप में कंडे यानी उपले थाप रहा। लेखक की माँ उपले थाप रही थी और वह बाल्टी से पानी भर भर कर अपनी माँ को दे रहा था। अच्छा मौका देखकर लेखक ने माँ से पढ़ाई की बात की। माँ ने अपनी लाचारी यानी बेबसी बेटे को समझाई और कहा कि तेरी पढ़ाई लिखाई की बात करने पर तेरा जो पिता है वो बरहले सुअर की तरह गुर्राता है। लेखक ने सुझाव दिया कि वह दत्ताजी राव सरकार से, जो उस गांव के मुखिया थे, उनको पढ़ाई के बारे में बात करे। माँ तैयार हो गई। वह बच्चे की तड़पन समझती थी। अतः रात को लेखक की पढ़ाई के संबंध में बात करने के लिए वह दत्ताजी राव देसाई के पास गई और उन्हें सारी बातें समझाई। उन्हें यह भी बताया कि जो आनंद का पिता है वह सारे दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता है। रखमाबाई एक दूसरी महिला थी। वह खेती का काम नहीं करता। उसने बच्चे की पढ़ाई इसलिए बंद कर दी ताकि वह सारे गांव भर में आज़ादी के साथ घूमता रहे। यह बात सुनकर देसाई साहब चिढ़ गए। चलते चलते लेखक ने यह भी कहा कि यदि वह अब भी कक्षा में पढ़ने लग जाए तो 2 महीने में 5वीं पास कर लेगा और इस तरह उसका 1 साल बच जाएगा। पहले ही उसका 1 साल खराब हो चुका है। राव ने लेखक से कहा कि घर आने पर अपने पिता को यानी दादा को मेरे पास भेज देना और थोड़ी देर के बाद तुम भी उसको बुलाने के लिए आ जाना। माँ बेटा ने राव को सचेत किया कि हमारे आने की बात उसके पिता यानी दादा को ना बताई जाए। रात को दादा घर पर
आए। तो खाना खाने जैसे ही बैठे तब उसकी माँ ने बताया कि वो आज दत्ताजी राव के यहाँ गई थी और उन्होंने कहा कि भाई तेरा मालिक आजकल दिखाई नहीं देता, तो जब खेत से आ जाए तो मेरे पास भेज देना। यह सुनकर दादा सम्मान की बात समझकर तुरंत वहां चला गया। आधा घंटे के बाद लेखक उन्हें खाने के लिए बुलाने गए। राव ने लेखक से पूछा कि कौन सी कक्षा में पढ़ता है रे तू। लेखक ने बताया कि वह 5वीं में था पर अब स्कूल नहीं जाता क्योंकि दादा ने मना कर दिया। उन्हें खेतों में पानी लगाने वाला चाहिए। राव ने दादा से पूछा तो उसने लेखक के कथन को स्वीकार कर लिया। देसाई ने दादा को खूब फटकार लगाई और कहा कि तुम्हारा ध्यान खेती में नहीं है। बीवी बच्चे को खेत में जोत कर तुम खुले सांड की तरह घूमते हो तथा अपनी मस्ती के लिए लड़के के जीवन की बलि चढ़ा दी। उसने लेखक को कहा कि तू सवेरे पाठशाला जा तथा मन लगाकर पढ़। यदि यह मना करे तो भी मेरे पास आना, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। लेखक के पिता ने उस पर गलत आदतों का आरोप लगाया, है ना। जब दत्ताजी राव ने पूछा तो बताया कि जैसे कंडे बेच देता है, चारा बेच देता है, सिनेमा देख लेता है, जुआ खेल लेता है, खेती व घर के काम पर ध्यान नहीं देता। लेखक ने अपने उत्तर से दत्ताजी राव को संतुष्ट कर दिया। देसाई ने पूछा कभी नापास तो नहीं हुआ। लेखक ने मना कर दिया और फिर दत्ताजी राव ने उसे पाठशाला जाने का आदेश दिया। बाद में उसने रतनपा को समझाया। देख, दादा ने ने भी पाठशाला भेजने की हामी भर दी। घर आकर दादा ने लेखक से यह वचन ले लिया कि दिन निकलते ही खेत पर जाना और वहीं से पाठशाला। पाठशाला से छुट्टी होते ही घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर और फिर वहां पर ढोर चराना और खेती के काम में हाथ बटाना। और अगर खेतों में गैर हाजिर रहा तो फिर देखना। अब वो कक्षा में जाने लगा। कक्षा के 2 लड़कों को छोड़कर सभी नए बच्चे थे। वह भारी अपरिचित जैसा एक बेंच के एक सिरे पर कोने में जा बैठा। वह पुरानी किताबों को ही थैले में भरकर लाया था। कक्षा के शरारती लड़के ने उसका मजाक उड़ाया और उसका गमछा छीनकर मास्टर की मेज पर रख दिया। फिर उसे सिर पर रखकर मास्टर की नकल उतारनी शुरू कर दी। इतने में मास्टर जी आ गए। लेखक ने मास्टर जी को सब बता दिया। बीच की छुट्टी में लड़कों ने उसकी धोती खोलने की कोशिश की परंतु असफल रहे। वे उसे तरह तरह से परेशान करते रहे। उसका मन उदास हो गया। उसने माँ से नई टोपी व 2 नाड़ों वाली चड्डी मैलखाऊ रंग की मंगवा दी। धीरे धीरे लड़कों से परिचय बढ़ गया। मंत्री नामक मास्टर जी नए आए। वे छड़ी का उपयोग नहीं करते थे। वे लड़के की पीठ पर घूंसा लगाते थे। शरारती लड़के उनसे बहुत डरते थे। वे गणित पढ़ाते थे। इस कक्षा में बसंत पाटिल नाम का एक कमजोर शरीर वाला होशियार लड़का था। वह शांत स्वभाव का था तथा हमेशा पढ़ने में लगा रहता। मास्टर ने उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया। लेखक भी उसकी तरह पढ़ने में लगा रहा। वह अपनी कॉपी किताबों को व्यवस्थित रखने लगा। शीघ्र ही वह गणित में होशियार हो गया। दोनों में दोस्ती हो गई। मास्टर लेखक को आनंदा कहने लगे। अब उसका मन पाठशाला में लगने लगा। तभी सुंदर गेकर मास्टर मराठी पढ़ाने आए। पढ़ाते समय वे स्वयं रम जाते थे। सुरीले कंठ, छंद व रसिकता के कारण वे कविता बहुत अच्छी पढ़ाते थे। उन्हें मराठी व अंग्रेजी की अनेक कविताएं याद थी। कविताओं के साथ साथ वे उससे जुड़ा अभिनय भी करते थे। वे स्वयं भी कविता रचते थे। लेखक उनसे बहुत प्रभावित था। खेत पर पानी लगाते समय या ढोर चराते समय मास्टर के अनुसार ही वह कविताएं गाता। वह उन्हीं की तरह अभिनय करता। उस समय उसे अनुभव हुआ कि अन्य कविताएं भी इसी तरह पढ़ी जा सकती हैं। लेखक को महसूस हुआ कि वह पहले जिस काम को करते हुए अकेलापन उसे महसूस होता था, अब वह अकेला रहना चाहता था, क्योंकि वह अकेला रहकर कविताएं पढ़ सकता था, नृत्य कर सकता था, है ना, और तरह तरह की पद्धति विकसित कर अभिनय कर सकता था। अब उसके चेहरे पर कविता के भाव आने लगे। मास्टर को लेखक का गायन अच्छा लगा और उन्होंने 6ठी-7वीं कक्षा के बालकों के सामने उससे गवाया। पाठशाला के एक समारोह में भी इन्होंने गाया। मास्टर स्वयं कविता रचते थे
उनके पास मराठी कवियों के काव्य संग्रह थे। वे उन कवियों के संस्मरण भी सुनाते थे। इस कारण अब वे कवि उससे आदमी लगने लगे। सौंदरलेकर स्वयं कवि थे। इस कारण लेखक को यह विश्वास हुआ कि कवि भी अच्छे उसकी ही तरह, इंसानों की तरह ही हाड़-मास के व्यक्ति होते हैं। क्रोध, लोभ सब कुछ उनमें होता है। लेखक को लगा कि वह स्वयं भी कविता रच सकता है। लेखक मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई मालती को की बेल पर एक कविता लिखी मास्टर जी ने। लेखक ने मालती, लता व मास्टर दोनों ही को ही देखा था। इससे उसको लगा कि जो चीज़ देखी जा सकती है उस पर कविताएं भी रची जा सकती हैं। भैंस चराते चराते वह फसलों पर, जंगली जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा। वह उन्हें जोर से गुनगुनाता, मास्टर जी को दिखाता। कविता दिखाने के लिए वह कागज और अपने पास पेंसिल रखने लगा। और अगर कुछ नहीं मिलता तो भैंस की पीठ पर ही वह कुछ ना कुछ लिख देता। और उसे कविताएं याद होने लगी। अपनी कविता मास्टर को दिखाता। कभी कभी वह रात को ही मास्टर के घर जाकर कविता दिखाता। वे उस कविता के शास्त्र के बारे में समझाते। वे उसे छंद, अलंकार, शुद्ध लेखन, लय का ज्ञान कराते। वे उसे पुस्तकें व कविता संग्रह भी देते। उन्होंने उसे कविता करने के अनेक ढर्रे यानी तरीके सिखाए। इस प्रकार लेखक को मास्टर की निकटता मिलती और उसकी मराठी भाषा में सुधार आने लगा। यानी कि उसको शब्दों का महत्व समझ आने लगा। धन्यवाद।